नमस्कार। आजको यक्ष प्रश्न विशेष रूपमा प्रस्तुत हुँदैछ। नेपाल र भारतका बीचमा निकै ठुलो खाडल रहेको र असमान सम्बन्ध रहेको बताइन्छ। त्यो हामीले बेला बेलामा भोगेका पनि छौँ, बेहोरेका पनि छौँ। आज तिनै सवाल जवाफ गर्नका लागि हामीले भारतीय जनता पार्टीका एकजना वरिष्ठ नेता विजय जोलीलाई बोलाएका छौँ र विभिन्न किसिमका नेपालीको मनमा रहेका प्रश्नहरू सोध्ने प्रयास गर्दछौँ। जोली सर नमस्कार। जी नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? बहुत अच्छा है। तपाईँ नेपाल पटक पटक आउनुहुन्छ। नेपालमा राजनीतिक उद्देश्यले आउनुहुन्छ कि के कारणले? देखिए, मेरा इस बार नेपाल आने का प्रयोजन मेरे एक पारिवारिक मित्र अजय सुमार्गी के जीवन के ऊपर उनके छोटे भाई अरुण सुमार्गी जी द्वारा एक पुस्तक का लिखना और उसका लोकार्पण का कार्यक्रम। मैं इस विशेष पारिवारिक और व्यक्तिगत निमंत्रण पर नेपाल की यात्रा में आया। मेरी इस नेपाल की यात्रा का कोई राजनीतिक मैसेज मत निकालिएगा। हाम्रो प्रधानमन्त्री प्रचण्डजी यति बेला भारत हुनुहुन्छ र नेपाल र भारतको बीचमा वास्तवमा सम्बन्ध सुधार भएको हो। देखिए, भारत और नेपाल के संबंध सदियों पुराने हैं। राजनीतिक भी हैं, सामाजिक भी हैं, पारिवारिक भी हैं। और ऐसे संबंधों के अंदर कभी धूप और कभी छाँव, कभी खटास, कभी मिठास, ये आना स्वाभाविक है। मुझे लगता है संबंध यथावत हैं, सोच में बदलाव लाने की आवश्यकता है। केपी ओली सिंहदरबारबाट बाहिरिएपछि सम्बन्ध राम्रो भयो भन्न खोज्नुभयो हो? मेरा मानना है कि नेपाल के प्रधानमंत्री चाहे शेर बहादुर देवुआ रहे, झलनाथ खनाल रहे, कोइराला जी रहे, आदरणीय केपी ओली जी रहे, या अब प्रचंड जी हैं, हर प्रधानमंत्री का नेपाल के ये हमेशा से कोशिश रही है, पड़ोसी देश चाहे भारत हो या चीन हो या भूटान हो, उससे संबंध अच्छे रहे। आपके इस प्रश्न के ऊपर किसी व्यक्ति विशेष बड़े नेता के कार्यप्रणाली पर टीका टिप्पणी करना अशोभनीय होगा। लेकिन मुझे लगता है दोनों देशों के संबंध यथावत हैं। हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। उन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को हम डिफरेंसेस का संज्ञा दें, वो ठीक नहीं होगा। तर तपाईंले झलनाथ खनाललाई बोलाउनु भएन। त्यसैगरी केपी ओली सिंहदरबारबाट बाहिरिँदा भारतमा निकै ठुलो खुसियाली मनाइयो भनेपछि त तपाईहरु समान दृष्टिकोण राख्नुहुन्न? मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं। पिछली बार जब प्रचंड जी प्रधानमंत्री नेपाल के बने थे तो उनकी पहली विजिट चाइना में थी। इस बार वो प्रधानमंत्री बने हैं, उनकी पहली विदेश यात्रा भारत की है। मेरा ये कहने का इसलिए तात्पर्य और इसका जिक्र मैंने इसलिए किया, नेपाल का जो भी प्रधानमंत्री बनता है, नेपाल एक सोवरन इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। उसके नेता, उसके राजनीतिक दल जो निर्णय लेते हैं वो नेपाल की जनता के हितों में ध्यान में रख के करते हैं। नेपाल में जो भी निर्णय होते हैं वो नेपाल की अंदरूनी मामलों को एक तरह से बाहर परिलक्षित होते हैं। उनके द्वारा भारत में खुशी या गम का माहौल होगा, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। देखियो, नेपाल में जो भी बनता है वो भारत के लिए सिरोधार्य है। ओली जी थे या उससे पहले
कोइराला जी थे या अब वर्तमान में प्रचंड जी हैं, वो नेपाल के आदरणीय प्रधानमंत्री हैं और भारत उनको उसी परिप्रेक्ष्य में उनसे बात करता है, संवाद करता है और समस्याओं का हल विद इन द फ्रेमवर्क अफ बायलैटरल रिलेशंस करता है। तर जोलीजी यो चाहिँ मुखमा राम राम बगलीमा छुरा जस्तो कुरा लाग्यो, किनभने तपाईहरु बोल्नुहुन्छ एउटा गर्नुहुन्छ अर्को। दोबारा से बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, भारत सशक्त नेपाल चाहता है, भारत स्टेबल नेपाल चाहता है, भारत विकासशील नेपाल चाहता है। लेकिन अगर आपके अंदरूनी मामलों को आपका नेतृत्व, आपकी सरकार, आपके राजनीतिक दल पीसफुल मीन से एंगेज नहीं करते हैं और उसके कारण आपके विद इन द सिस्टम में सोशल भूचाल आता है, अपनी कमियों को और उनका ठीकरा और नारियल भारत के माथे पर मत फोड़िए। भारत हमेशा से नेपाल के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप ना करने का पक्षधर रहा है, हालांकि हमारे ऊपर हमेशा आरोप लगता रहा है उदाहरण, और वो आरोप गलत है। म तपाईलाई उदाहरण दिन्छु। जब संविधान पारित भयो संविधान सभाबाट, तपाईको विदेश सचिव जयशंकर नेपाल आउनुभयो र भन्नुभयो रोक्नुहोस्, केही दिन रोक्नुहोस्, जारी गर्न पाउनुहुन्न। त्यसपछि मोदीजीले विभिन्न देश, जापानमा गएर होस् अथवा अरू विभिन्न देशमा गएर हो नेपालको विरुद्धमा बोल्नुभयो। भने हाम्रो संविधान सभाले पारित गरेको संविधान त तपाईहरुलाई मान्ने छैन भने कसरी भन्न सक्नुहुन्छ कि तपाईहरु हामीलाई सार्वभौम देख्नुहुन्छ, तपाईहरुले हाम्रो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्नुहुन्न? You see, we always consider Nepal to be an independent, sovereign, democratic country. And you are competent in your own ways to take your independent decisions. Here I would wish to put very pointedly the Honorable Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi. Since 26th of May 2014, when he assumed the Prime Ministership of India, he has firmly believed in forging closer, friendly ties based on mutual understanding with its neighboring countries, whether it was Nepal, whether it was China, whether it was Afghanistan, whether it was Bhutan, and whether it was Maldives or Mauritius, and even a hostile Pakistan. My Prime Minister invited Mr. Nawaz Sharif because we want closer, friendly relations with our immediate neighbors. If Mr. Jaishankar, the Indian Foreign Secretary, came to Nepal before the declaration of the new constitution, it was with the intent to engage with you and tell you कि हम अब भविष्य की स्थितियां क्या बनेंगी उसके प्रति आपको आगाह करने आए हैं, आपको बताने आए हैं, आपको डायरेक्ट करने नहीं आए। आपने अपने निर्णय स्वयं लेने हैं और आपने निर्णय लिया। भविष्यको कुरा बताउने भनेको नाकाबन्दी लगाउँछौं, अप्ठ्यारो पार्छौं भनेर भन्न आउनु भएको थियो। He was forecasting about blockade at that time. You mean that? We were not forecasting about the possible blockades. We were just telling you in soft words the decisions under which the new constitution was coming into force shall not be acceptable by a seizable Nepali populace of Madheshi मूल in your country. अगर पहाड़ी आपके भाई और बेटे हैं तो मधेशी भी आपके भाई और बेटे हैं। हाँ, ये जरूर है कि 200 वर्ष पूर्व वो भारत से पलायन कर कर नेपाल की प्रगति का हिस्सा बनने के लिए आपके अंदर आए हों। ये आपके पॉलिटिकल सिस्टम को अपने गोरे और काले, पहाड़ वाले या नॉन पहाड़ वाले, पिछड़े या अगड़े, सबको साथ लेकर चलना और चलाने का दायित्व आपका है। और इसलिए हमारे अगर अधिकारी और हमारे राजनेताओं ने मित्रता के नाते आपको कोई सलाह देनी
की सोची तो उसको इंटरवेंशन मत मानिएगा। वो दो दोस्तों के बीच में सलाह भी होती है, वार्तालाप भी होता है, एंगेजमेंट ऑफ व्यूज भी होता है। त्यो सल्लाह थिएन, त्यो निर्देशन थियो। नेपाल में जो आर्थिक ब्लॉकेड हुआ, उस ब्लॉकेड को अफेक्ट करने में भारत सरकार या भारत के लोगों का कोई रोल नहीं था। भारत से दवाइयों के, सब्जियों के, रोजमर्रा के नमक, मिर्च, मसालों के, एलपीजी गैस के और उनके साथ साथ पेट्रोल के टैंकर भारत और नेपाल की सीमा पर, क्योंकि नेपाल में जब वो एंट्री कर रहे थे सीमा पर अवरुद्ध, आपके अपने साथियों ने, चाहे वो पहाड़ के थे या मधेश के थे, उन्होंने अवरुद्ध कायम कर रखे थे और कोई भी उस ट्रकों का ड्राइवर अपनी जान को खतरे में डालकर नेपाल की सीमा में आने से डरता था। और उसके कारण उदाहरण दिन्छु नहीं, उसके कारण मिस्टर जोली जी, मैं आपकी बात का पूरा उत्तर दूंगा। और उसके कारण जो एक विपरीत परिस्थितियां घटित हुई, हम उनके ऊपर केवल इतना कह सकते हैं, ऐसी परिस्थितियां नहीं होती अगर सोशल राजनीतिक अंडरस्टैंडिंग के नाते कुछ निर्णय समग्रता से विद अ लार्जर हार्ट ऑफ अकोमोडेशन होते तो ये स्थितियां नहीं होती। लेकिन भारत ने ना तो मधेशी मूल के लोगों को और ना भारत और नेपाल के बीच में इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगाने के लिए कुछ किया। म तपाईलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। 2015 डिसेम्बर 7 को दिन भारतको विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजले संसदमा बोल्दै भन्नुभयो कि यो पहिलो पटक नाकाबन्दी लगाइएको होइन। ब्रीफली कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, जिनके किसी बयान का आप हवाला दे रहे हैं, मुझे अभी भी याद है, उन्होंने भारत की संसद में कहा था, हम नेपाल को बराबर का भाई मानते हैं, हम नेपाल को सशक्त देखना चाहते हैं, हम नेपाल को विकास की राह पर देखना चाहते हैं। लेकिन नेपाल के लोकतंत्र ने जिस प्रकार के निर्णय लिए हैं और उनके चलते जो एक दोनों देशों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ ब्लॉकेड्स के कारण हुई हैं, उनके अंदर भारत का कोई भी हाथ नहीं है। इसलिए मेरा आज भी ये मानना है, जो अप्रिय घटनाएं घटी, जिनके कारण नेपाल के लोगों को विभिन्न यातनाओं को सहन करना पड़ा, आज नेपाल की सरकार और नेपाल की राजनीतिक दलों को उसका विश्लेषण करना चाहिए। अपनी कमियों को भारत के सिर पे, कहते ना, अपनी गलतियों को दूसरे के सिर पर ठीकड़ा फोड़कर आप मुक्त नहीं हो सकते। जस्तो जोलीजी, हामीले संविधान जारी गर्यौं, 2/3 भन्दा बढीले संविधान जारी गर्यो, तर तपाईको प्रधानमन्त्री कहिले बेलायत गएर, कहिले ब्रसेल्स गएर हाम्रो संविधानको विरुद्धमा कुरा उठाउनु भयो। व्हाई डोन्ट यू एक्सेप्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन अनकंडीशनली? देखिए, जहां तक आप भारत के प्रधानमंत्री या भारत सरकार का नेपाल के नए कॉन्स्टिट्यूशन के बाबत जिस स्टैंड का उल्लेख कर रहे हैं, अगर मैं ये उल्लेख करूं कि नेपाल ने यूनाइटेड नेशंस में इस मुद्दे को उठाया, ब्लॉकेड के बारे में, जो कि यथार्थ नहीं था, जो सच नहीं था, उसका लांछन भी भारत के ऊपर यूनाइटेड नेशंस में लगाया। क्या ये सच नहीं है, जब नेपाल में भूकंप आया था, भारत की इसी सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी की पहल के ऊपर नेपाल के लोगों को राहत देने की कोशिश हुई थी? क्या यह सच नहीं है कि भूकंप से पीड़ित नेपालियों को $1 बिलियन देने की घोषणा किस देश ने करी? भारत ने करी। क्या यह सच नहीं है? मेरी पूरी बात पूरी होने दीजिए प्लीज। अगर नरेंद्र मोदी अपने पहले 28 महीनों के कार्यकाल में अमेरिका 2 दफा गए, तो नेपाल भी 2 बार आए, क्योंकि वो नेपाल के प्रति उनके मन में एक विशेष स्नेह और प्रेम है।
नेपाल और भारत के लोग एक ही मूल के हैं। आज 75 लाख नेपाली मूल के भाई और बहन भारत में बिना वीजा के कार्यरत हैं और भारत के विकास में उनका योगदान है। आपको क्या लगता है 75 लाख नेपाली मूल के लोग भारत में हो और भारत नेपाल के विरुद्ध कोई स्टैंड लेगा? लेकिन स्टेटमेंट्स नेपाल की तरफ से भारत विरोधी आती रही। आप पिछले 28 महीने के कार्यकाल में जो भी सरकार आई, यहां पर कुछ तत्व ऐसे हैं जो एंटी इंडिया फीलिंग्स को उभारने का काम करते हैं, राजनीति करते हैं और उसको वोट बैंक बनाना चाहते हैं। मेरा मानना है जो देश नेपाल के लिए कृत संकल्प हो, जो मोदी जी और सुषमा स्वराज नेपाल के सर्वगीण विकास के लिए कृत संकल्प हो, उनको आपको सलाम नहीं तो प्यार तो करना चाहिए। और कोई भी संबंध द्विपक्षीय होते हैं। हामीले मोदीजी काठमाडौँमा आउँदा नेपालीहरूले जय जयकार गरे, मोदीजी जिन्दाबाद, देयर वाज स्लोगन इन काठमाडौँ। तर प्रतिफलमा हामीले नाकाबन्दी पायौँ। तपाईले $1 बिलियन को कुरा गर्नुभयो। देयर वाज लस अफ $7 बिलियन बिकज अफ ब्लकेट। 1 दिनुहुन्छ र 7 लिनुहुन्छ तपाईहरु, अथवा 7 क्षति पुर्याउनुहुन्छ। त्यसैगरी भारतले पनि नेपालबाट धेरै रेमिट्यान्स लग्छ। आवर कंट्री इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री फॉर रेमिट्यान्स ऑफ इंडिया, आई थिंक सो। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेपाल की धरती पर आना और उनका भव्य स्वागत ये दर्शाता था नेपाल की जनता के मन में उनके प्रति कितना स्नेह और उत्साह है, और उतना ही प्यार भारत के प्रधानमंत्री का नेपाल की जनता के प्रति है। लेकिन उसके बाद जिस प्रकार के घटनाक्रम हुए, नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन जिस ढंग से और जिन परिस्थितियों में प्रोमलगेट हुआ, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध में नेपाल के अपने बेटे और बेटियां, नेपाल के मूल के नागरिकों ने जो विरोध प्रदर्शन किए, उनके अंदर भारत का कोई रोल नहीं था। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, मैं नेपाल के इंटेलेक्चुअल, पॉलिटिकल, समझदार लीडर्स से ये प्रार्थना करता हूं, सर आप नेपाल के अंदरूनी घटनाक्रम का विश्लेषण कीजिए। त्यो हाम्रो कुरा भयो। इवन इफ वी गो बैक टू हिस्ट्री अफ इंडिया, देयर वाज नो यूनानिमस सपोर्ट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, लेटर ऑन देयर वाज, विल डू इट इन प्रोसेस। आप प्रोसेस में करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप जो भी निर्णय करें, हमें कोई आपत्ति नहीं। सो व्हाई डू यू फोर्स? किन एकदमै बल प्रयोग गर्नुहुन्छ? हम फोर्स नहीं कर रहे थे, हम फोर्सी कर रहे थे। और फोर्सी तब कर रहे थे जब भारत के विदेश सचिव ने नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोमलगेशन से पहले आपको भविष्य के बारे में हम कैसे एनालाइज करते हैं। सरकारें वो होती हैं जो वर्तमान में भविष्य के बारे में आकलन करें, योजनाएं बनाएं और उन योजनाओं को शुरू करें, उनको सरकारें कहा जाता है। सरकारें वो नहीं होती जो केवल वर्तमान और पीछे की तरफ देखें। वी हैव टू बी फॉरवर्ड लुकिंग। आवर अप्रोच शुड बी कंस्ट्रक्टिव, आवर अप्रोच शुड बी बेस्ड ऑन कंसेंसस। व्हेन मिस्टर नरेंद्र मोदी on his second trip came over to Nepal and he talked about evolving a political consensus in Nepal, it was for the Nepal polity to have welcomed that. It was taken with a pinch of salt, as if India was interfering in the internal affairs of Nepal. No, we are equal brothers. We have porous borders. We don't need visas. मैं नेपाल आता हूँ, मैं बिना वीजा के आता हूँ। नेपाली भारत आते हैं, बिना वीजा के आते हैं। आप में से कोई भी नेपाली वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान जाने के लिए देखिए, जब वीजा की पंक्ति में लगकर वहां जाना पड़ता है, तब पता लगता है कि भारत और नेपाल कितने अंतरंग, कितने मैत्रीपूर्ण भाव लिए हुए दो भाई और दो करीबी दोस्त हैं। इसलिए दोस्त कभी दोस्त की पीठ में छुरा नहीं घूमता। दोस्त दोस्त को आगाह जरूर करता है, एडवाइस जरूर। पछाडीबाट होइन कि या त अगाडिबाटै खोपियो कि फ्रम फ्रंट साइड? देखिए, अगर आप हमारे कंसर्न्स को नहीं समझेंगे और हम आपके कंसर्न्स को नहीं समझेंगे
और हम छुरा घोंपने की ही बात करते रहेंगे तो डायलॉग आगे नहीं चल सकता। दिस फ्रेंडशिप कैन नॉट बी वन साइडेड। भारत आपका सहयोग करे, भारत रेट्रिएट करे खुशहाल नेपाल के बारे में, इट कैन नॉट बी ए वन साइडेड। अगर मेरे प्रधानमंत्री के पुतले नेपाल के गली और कूचों में जलाए जाएंगे तो एक भारतीय होने के नाते मेरे दिल में दर्द भी होगा, टीस भी होगी और आपके इन कृत्यों के बारे में कहीं ना कहीं संशय भी होगा। इसलिए मेरा ये आपसे निवेदन है, आज के समय और आगे के समय में भारत और नेपाल के संबंध और प्रगाढ़ हो। और मुझे लगता है नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड जी का प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला विदेश दौरा अपने ही घर में पड़ोस में भारत में जाने का निर्णय एक अभूतपूर्व निर्णय है। हमें उसके अंदर विश्वास रखना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए। उनके इस पहल के प्रति किसी का कोई प्रेशर नहीं है। ये निर्णय नेपाल की सरकार ने नेपाल की जनता के मानसिकता से प्रभावित होकर लिया है। याद है आपको पिछली बार जब प्रचंड जी प्रधानमंत्री बने थे, उनका पहला विदेशी दौरा चीन का था, लेकिन इस बार भारत का है, क्योंकि ये रियलाइजेशन है। हम चीन के प्रति पैरानॉइड नहीं है नेपाल में बढ़ते इन्फ्लुएंस से, लेकिन हम इन्फ्लुएंस रहते हैं जब भारत विरोधी गतिविधियां नेपाल के अंदर पनपती हैं। उन गतिविधियों को रोकना चाहिए, क्योंकि उनसे हमारे धार्मिक संबंधों पर, सामाजिक संबंधों पर, आर्थिक संबंधों पर और राजनीतिक संबंधों पर असर पड़ता है। तपाईहरु नेपालबाट के चाहनुहुन्छ? फास्ट ट्रैक, हिन्दू राष्ट्र अथवा जलस्रोत, के चाहनुहुन्छ? देखिए, नेपाल के अंदर पानी ही पानी है। पहाड़ों से गिरता हुआ पानी भारत की ओर आता है। कितना स्रोत है, लेकिन 6-6 घंटे नेपाल के अंदर बिजली की अघोषित बंधन। नेपाल के अंदर आज बिजली की कमी के चलते जिस प्रकार की परिस्थितियों से नेपाल के लोगों को सामना करना पड़ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेजेस का, भारत चाहता है नेपाल के इन जल संसाधनों का आपके साथ सहयोग करके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन हो, नेपाल की भी समस्या का निदान हो, और जो एडिशनल बिजली पड़ोसी देशों को दी जा सकती है उनको आर्थिक संबंधों के नाते जिन भी दरों को एग्रीड दरों पर नेपाल को उसका लाभ हो, नेपाल का रेवेन्यू बढ़े, नेपाल के बजटरी और उसके साथ साथ नेपाल और भारत के बीच में जो भी समझौते पूर्व में हुए हैं और जो इन विभिन्न विपदाओं के चलते कहीं ना कहीं स्लो हो गए हैं, वो फास्ट ट्रैक हो। नेपाल के विकास के अंदर भारत अपना योगदान दे सके, आर्थिक योगदान। तपाईं यो भन्दै हुनुहुन्छ कि फास्ट ट्रैक भारतलाई दिनुपर्छ? बिल्कुल, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। आज जरूरत है आगे बढ़ने की, आज जरूरत है अंडरस्टैंडिंग की, आज जरूरत है नेपाल के विकास की, लेकिन बार बार नेपाल के अंदर हर 9 महीने के बाद सरकारों का आना, सरकारों का जाना, ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी दुनिया भर में नेपाल की छवि को कहीं ना कहीं हार्म पहुंचा रही है। एंड की प्लेयर इज इंडिया फॉर दैट? आई वुड डिनाई दैट। India has never believed in breaking Nepal. India has always believed in a strong Nepal, in a Nepal on the path of progression, because we consider Nepalis to be our integrated brothers. 75 lakh Nepalis in India. How can I ever dream in my life to harm the interests of Nepal? So, you want Tarai Kathmandu fast track to be built by India? We want to be a partners. काम आपकी कंपनियों ने करना है। उस रोड के कंस्ट्रक्शन में भारत के सीईओ आ सकते हैं, लेकिन इंजीनियर और काम करने वाले हाथ, सड़क को बनाने वाले हाथ नेपाली कंपनियां ही करेंगी। भारत
उस पूरे प्रोसेस को फास्ट ट्रैक इसलिए करना चाहता है कि भारत और नेपाल के बीच के जो रास्ते अगर बढ़िया होंगे, रोड्स बढ़िया होंगी, तो आज जो 12 घंटे नेपाल से बस को दिल्ली पहुंचने में लगते हैं, वो शायद 8 घंटों में दिल्ली त्यसो भने तपाईहरुले हुलाकी रोड चाहिँ किन बनाउनु भएन? वर्षौंसम्म हामी बनाउँछौं भन्नुभयो, तराईको हुलाकी रोड त्यो चाहिँ किन बनाउनु भएन? रूरल रोड्स अफ तराई। देखिए, जो तराई का रीजन है, जो नेपाल का रीजन है, इतने वर्ष हो गए, विकास नहीं हुआ। और आपके इन्डियाले लिएको थियो नि त त्यो हुलाकी सडक त इन्डियाले बनाउँछु भनेको थियो नि त। जब भारत ने नेपाल के विकास के लिए नेपाल का सहयोग किया है, तब एंटी इंडियन फोर्सेस ने उस प्रोसेस को स्टॉप करने के अंदर कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज आवश्यकता इतिहास पे जाने की नहीं है, भविष्य की तरफ जाने की है। जो रोड्स नहीं बनी है, जो इंडिया जो कनेक्टिविटी नहीं हुई है, उस कनेक्टिविटी को फास्ट ट्रैक करने की, और इन सब प्रोजेक्ट्स के नाते नेपाल के लोगों को काम करने का हक मिलेगा। भारत आफैले चाहिँ आफ्नो फास्ट ट्रैक बनाउन सक्दैन। इंडिया अपील्स जापान टू मेक इट्स फास्ट ट्रैक इन दिल्ली। देखिए, ये तो मिलती जुलते देशों के बायलैटरल रिलेशंस हैं। आप आपकी बना नहीं सकते तो नेपाल के कैसे बना सकते हैं? ऐसा नहीं है। जापान पैसा दे सकता है, नो हाउ दे सकता है। उस नो हाउ को इंडिया में इंटीग्रेट कर भारत की रोड्स, भारत के लोकल परिस्थितियों के अनुरूप भारत के इंजीनियर्स, भारत के लेबरर्स बनाते हैं। और भारत क्योंकि नेपाल की परिस्थितियों को समझता है, एक दोस्त के नाते, एक पड़ोसी के नाते, एक भाई के नाते, तो ये तो नेपाल की सरकारों ने तय किया कि भारत इन सड़कों को बनाएगी। बट अगर नेपाल की सरकार कहती कि इन रोड्स को भारत नहीं कोई अन्य देश बनाएगा, तो अन्य देश आगे आता। इसलिए अंडरस्टैंडिंग जो निर्णय आपकी सरकारें लेती रही हैं, वो निर्णय फास्ट ट्रैक हो। मुझे लगता है कि नेपाल के प्रधानमंत्री आदरणीय प्रचंड जी के भारत भ्रमण के बाद उनको एक और फ्लिप मिलेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर होंगी, और नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ अमेंडमेंट कर मधेश के मूल के लोगों के राइट्स और उनकी जो मन की भावनाएं हैं, उनको इनकलकेट करने की जो योजनाएं बन रही हैं, या जिनकी खबर भारत में हमें मिल रही है, हमें लगता है ये सुखद समाचार है। जो हाम्रो संविधान संशोधन गर्ने कि के गर्ने भन्ने त काठमाडौँमा हुनु पर्यो नि, दिल्लीमा तपाईहरुले प्रेसर किन दिनुहुन्छ? नेपाल के अंदर जो माओवादियों के आंदोलन की समाप्ति हुई थी, जो 12 पॉइंट एग्रीमेंट साइन हुआ था, वो काठमांडू में साइन नहीं हुआ था, वो दिल्ली में हुआ था, जब मेरे पूर्व प्रधानमंत्री, मेरे नेता अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे। इसलिए भारत ने समझदारी से, दोस्ती से, दोनों देशों के अंदर शांति रहे, उसके अंदर भारत का बहुत बड़ा योगदान है। आप उस योगदान को किसी छोटी मोटी घटनाओं से प्रभावित होकर आप उसके ऊपर लांछना नहीं लगा सकते। अगर नेपाल में आज शांति का, लोकतंत्र का वातावरण है, तो वो इस बात की परिणति थी कि दिल्ली के अंदर नेपाल की राजनीतिक पार्टियां और नेपाल के माओवादी नेताओं के बीच में बैठ के जो शांति समझौता हुआ, और आपको याद होगा 12,000 से भी ज्यादा नेपाली मूल के लोग उस आंदोलन में मारे गए थे। इसलिए भारत ने हमेशा चाहा नेपाल शांत हो, नेपाल का आंतरिक गतिरोध समाप्त हो, और सभी राजनीतिक दलों के साथ माओवादी नेता भी राजनीतिक दल के रूप में उनके साथ बैठ कर मलाई तपाईसँग अर्को एउटा कुरा सोध्न मन लाग्यो। तपाईहरुले माओवादीलाई आतंककारी भन्नुभयो, तर माओवादीका नेताहरूलाई भारतमै शेल्टर दिनुभयो। देखिए, उस समय की जो परिस्थितियां थी और जिन परिस्थितियों में माओवादियों ने अपने आप को राष्ट्रवादी समझते हुए नेपाल की जो मेन धारा थी, अपने आप को कटे हुए पाकर अपनी परिप्रेक्ष्य में बैनर ऑफ रिबेलियन और रिवॉल्ट किया था, आप उसको कोई भी संज्ञा दे सकते हैं। लेकिन आज के you said that they were terrorists. We never said they were terrorists, but it was the government of Nepal which always considered
which always considered the agitating rebel of Nepali origin, the terminology what you have ascribed. But India government had announced that Maoists were terrorists. हमने और भारत सरकार ने, सरकार चाहे किसी भी पार्टी की भारत में रही हो, उस सरकार ने हमेशा चाहा अगर नेपाल में टर्मोइल है, अगर नेपाल में आंतरिक गतिरोध है, गतिरोध पैदा करने वाले कारणों को आइडेंटिफाई किया जाए, एड्रेस किया जाए और उनका रिड्रेसल किया जाए. इसलिए भारत ने तो एक मेडिएटर की भूमिका का निर्वाह किया. जस्तो जोलीजी, तपाईकै देशमा पनि टर्मोइल छ. इभन देयर इज टर्मोइल इन इन्डिया, इन काश्मीर, इन गुजरात, इवन इन गोरखालैंड. पाकिस्तान के अंदर इतना गतिरोध है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, और दुनिया भर के अंदर लोग यूनाइटेड नेशन में उनके लोग कर रहे हैं. आप उनका तो जिक्र नहीं कर रहे. यहाँ भन्दैछु, भारतको आन्तरिक मामिलामा हामीले हस्तक्षेप गर्दैनौँ, चासो राख्दैनौँ. वी डोन्ट पे एनी unnecessary interest regarding internal affairs of India, but why do you put such interest in Nepal? देखिए, भारत और नेपाल के जो इंटरेस्ट हैं वो साझे हैं. भारत और नेपाल एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के कभी भी पक्षधर नहीं रहे. यहाँ हस्तक्षेपको कुरा भएन, प्लेयरै तपाईहरु हुनुभयो. लेकिन यू आर प्लेयर इन नेपाल. लेकिन जब भारत के नेता नेपाल आते हैं, हमें नेपाली नेताओं से बात करने का मौका मिलता है, चाहे वो मधेश के हों, चाहे पहाड़ के हों. और सेम वाइस वर्सा, जब नेपाल के नेता भारत आते हैं, उनको भारतीय नेतृत्व और भारतीय राजनीतिक पार्टियों से बात करने का, एंगेज करने का, डायलॉग करने का मौका मिलता है. इससे अंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती हैं. लेकिन इन अंडरस्टैंडिंग्स और इन मीटिंग्स में अगर कोई सुझाव आते हैं, उनको इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेरेंस की संज्ञा मत दीजिए. उनको फ्रेंडली एडवाइस के नाते लीजिए. उसको करना या नहीं करना, ये आपके लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर निर्भर करता है. जस्तो सल्लाह त मागेर लिने हो नि, सजेसन शुड बी बाय डिमान्डिङ, बट यू ट्राई टू फोर्स इट. जयशंकर केम हियर विदाउट एनी इन्भिटेसन. You see, the Prime Minister of India, Mr. Modi, and his government, and the Bharatiya Janata Party, which is the ruling party in India, consider Nepal to be a strong, a close, friendly neighbor. We don't consider Nepal to be a hostile nation. Nepal has always been close to India. So any leader, any bureaucrat who has visited Nepal at any point of time would have visited out of their goodwill for Nepal, affection for Nepal, love for Nepal, engagement with Nepal, so that Nepal becomes a vibrant nation on the path of development. We never want agitations in Nepal. We never want unstable Nepal. We never want external forces coming in, having dharmantran in this part of the world, making best use of the people's poverty to convert them from one religion to another. These issues on which we strongly feel we have a right to advise you, sir. It is for the Nepal polity and the government to accept them or reject them, to work on them for the betterment of the Nepali citizens and the Nepali society. But for all your fallacies, please desist from the temptation of accusing India every time, every moment, in every decade. तपाई यो भन्नुहुन्छ कि नेपाल चाहिँ हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ, तपाई यो चाहनुहुन्छ? देखिए, ये सच्चाई है कि नेपाल में आज भी 90% नेपाली हिंदू मूल के हैं. भारतमा पनि त्यही छ नि. तपाईले भारतलाई किन हिन्दू राष्ट्र बनाउनुहुन्न? Why don't you make India a Hindu state? मैंने ये कभी नहीं कहा, मेरी पार्टी ने कभी नहीं कहा, मेरी सरकार ने कभी नहीं कहा कि नेपाल को किस धर्म के आधार पर अपनी लोकतांत्रिक सरकार को चलाना है या अपने सिस्टम को चलाना है. लेकिन ये सच है, नेपाल में 90% लोग आज भी हिंदू मूल के हैं. नेपाल पहले हिंदू राष्ट्र था. नेपाल ने अपना मूल
अपने आप बदला। आज भी जो आवाजें आ रही हैं नेपाल हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, ये भारत से नहीं आ रही, ये नेपाल के अंदर नेपाली जनता के माध्यम से और आपने जो भारत के बारे में बोला, भारत शुरू से धर्मनिरपेक्ष रहा। भारत का जो हिंदू है वो अपने आप को सबको साथ लेकर चलने का प्रभागी रहता है। भारत के अंदर धर्मांतरण के ऊपर सख्त पाबंदी लगाई गई है, लेकिन फिर भी धर्मांतरण होता है। तो हम अपने एक्सपीरियंसेस को आपसे शेयर करते हैं। लेकिन आपको हिंदू राष्ट्र रहना है, सेक्युलर राष्ट्र रहना है, या किसी और धर्म का राष्ट्र रहना है, ये नेपाल और नेपाल की जनता ने तय करना है। तपाईहरु चाहनुहुन्छ कि चाहना चाहिँ नेपाल हिंदू राष्ट्र होस्? मैं भारत का नागरिक हूं और मैं किसी राजनीतिक दल के प्रभाव से नहीं बोल रहा हूं। आपने एक मेरे से प्रश्न पूछा है और मैं सरलता से उस प्रश्न का उत्तर देने का लिए बाध्य हूं। मैं भारतीय हूं, मैं हिंदू धर्म से हूं और हिंदू धर्म की समग्रता के चलते मुझे लगता है अगर मेरा कोई पड़ोसी देश में भी हिंदू मुझे मिलता है तो और गर्मजोशी से मैं मिलता हूं। उसका यह मतलब नहीं कि मैं मुसलमान, सिख या ईसाइयों से नहीं मिलता हूं। अगर भन्दिनुस् न, तपाई हिंदू राज्य होस् भन्ने चाहनुहुन्छ नेपाल? अगर नेपाल में इस प्रकार की भावनाएं आगे आई हैं, उनके साथ न्याय करना नहीं करना ये नेपाल की जनता और नेपाल की सरकार का दायित्व है। आपकी चाहना क्या है कि नेपाल हिंदू राज्य हो और नहीं हो? देखिए, मेरा तो ये मानना है जिस देश की जनता जो चाहेगी वही होगा। विजय जॉली के चाहने से नहीं होगा। विजय जॉली को तो अपने हिंदू होने पर गर्व है और मैं तो चाहूंगा कि पूरी दुनिया हिंदुत्व के रंग में रंगे, बिकॉज हिंदुत्व एक फिलोसफी है। जस्तो तपाईले नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धको कुरा गर्नुभयो नि, हामी तपाईहरुलाई स्थिर राख्न चाहन्छौं, विकास चाहन्छौं नेपालमा, तर तपाईहरुले महली सागर बाँध बनाइदिनु भयो कपिलवस्तुमा र त्यो बाँधको कारणले गर्दा कपिलवस्तु क्षेत्र डुब्छ। त्यसैगरी तपाईहरुले अर्को एउटा बाँध बनाउनु भयो, कलकलवा बाँध तटबन्धन बाँकेको सीमामा। त्यो 22 किलोमिटर तटबन्धनले हामीलाई डुबाएको छ। You have been making so many infrastructure in border side and that has been affecting our country to large extent. So is it brotherhood? मुझे लगता है कि ये जो आपके कंसर्न्स हैं ये लेजिटिमेट हो सकते हैं, और जब लेजिटिमेट हो सकते हैं हम उनके आपके कंसर्न्स को पॉजिटिव मानते हैं, तो मुझे लगता है ये कंसर्न्स गवर्नमेंटल लेवल पर, आधिकारिक लेवल पर अगर एड्रेस होंगे तो भारत की तरफ से उनके ऊपर कोई ना कोई सकारात्मक कदम जरूर उठाए जाएंगे। हाम्रो सुस्ता, कालापानी, लिपु लगायतका 60,600 हेक्टर भूभागमा तपाईहरुले आँखा गाड्नु भएको छ। मुझे लगता है कि अगर आप ये प्रश्न नेपाल के संबंधित मंत्रियों से करें तो वो उसका उत्तर ज़रूर आपको सही माने में दे सकेंगे। मुझे इन परिस्थितियों के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, इसके लिए किसी ऐसे प्रश्न का गलत उत्तर देना मैं ठीक नहीं। तपाईको प्रधानमंत्री मोदीले चीनसँग लिपुलेखको बारेमा सम्झौता गर्नुभयो? मुझे इस सब्जेक्ट के बारे में भी जानकारी नहीं है, इसलिए मैं इस प्रश्न से अपने आप को एक्सक्यूज करना चाहूँ। तपाईहरुले नेपाललाई सहयोग गर्नुहुन्छ नि, तर सहयोग चाहिँ यति ठुलो होर्डिङ बोर्डमा लेख्नुहुन्छ नि, जस्तो एम्बुलेन्स दिनुहुन्छ, एम्बुलेन्स भरि नै नेपाल भारत सहयोग भन्नुहुन्छ, अरू देशले हामीलाई सहयोग गर्छन्, त्यो सहयोगको निशाना एकदम सानो हुन्छ। तपाईहरु चाहिँ हल्ला बढी गर्ने, सहयोग कम गर्ने पर्नुहुन्छ भनेर नेपालीको चित्त दुखेको छ। देखिए, हमने कभी भी इस भावना से नेपाल की के साथ ना तो सहयोग और ना असिस्टेंस दिया है। हाँ, जिनको एम्बुलेंस, जिन संस्थाओं को, जिन इंडिविजुअल्स को ऐसी एम्बुलेंसेस मिली होंगी, उन्होंने अपने प्रभाव से अपने क्षेत्र में इस प्रकार के होर्डिंग या कैनवस लगाए होंगे। उनको रोकने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। लेने वाला दूतावासले लेखेर दिन्छ। इट इज रिटन बाय एम्बेसी इन नेपाल। देखिए, अगर आज फोटो का युग है, आज कम्युनिकेशन का युग है, आज अगर एक घटना काठमांडू में हो जाए या नई दिल्ली में हो जाए, वो घटना
कुछ ही मिनटों और सेकंड्स के अंदर दुनिया भर में फैलती है। अगर कोई अच्छे काम का प्रचार भी होता है, प्रचार को रोकिएगा नहीं। इस एक प्रचार से और लोग भी आपकी सहायता करने के लिए आगे आने को तैयार होंगे। वी आर मोटिवेटिंग द पॉजिटिव वाइब्रेशंस आउट ऑफ एवरी पॉजिटिव एक्शन। एक्शन। नॉट द मैटर ऑफ एडवर्टीजमेंट, रादर इट इज द मैटर ऑफ असिस्टेंस एंड काइंडलीनेस। यू सी, व्हेनेवर अगर मैं आपके शो में आया हूं तो एक लार्जर ऑडियंस से मुखातिब होने के लिए आया हूं। मेरा इंटरेस्ट उसमें है। आपका इंटरेस्ट है भारत से आए भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे इंडिविजुअल कैपेसिटी में आए या ऑफिशियल कैपेसिटी में आए, उसको ग्रिल करने का। सबके अपने अपने इंटरेस्ट रहते हैं, मान के चलिएगा। अगर आपका इंटरेस्ट है मुझे ग्रिल करने का, तो मेरा भी इंटरेस्ट है इन विषयों में भारत की ओर से एक भारत के नागरिक होने के नाते जो अंतर्द्वंद हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, उनको क्लियर करने का। तो everyone, every individual, every nation does nothing for free. They do with their own, स्वार्थ नहीं कह सकते, लेकिन हर एक एक्शन में आपका कहीं ना कहीं होता है। आप उसको, हम ये हिडन कहाँ रहा जब सबके बीच में हो गया। ये तो पब्लिक एजेंडा हो गया। पब्लिक एजेंडा बनाइए, हिडन एजेंडा नहीं बनाइए। म तपाईसँग एउटा पुस्तकको बारेमा चर्चा गर्न चाहे। दीननाथ भाद्रा, डू यू नो हिम? दीननाथ भाद्रा, मैंने नाम उनका सुन रखा। उहाँले अखण्ड भारतको बारेमा किताब लेख्नु भएको छ र तिब्बतदेखि मालदिप्ससम्मको भूभाग अखण्ड भारत हो भनेर भन्नुभएको छ। नेहरूजीले हाम्रो सिमाना हिमालयसम्म भन्नुभएको थियो। सो यू रिगार्ड नेपाल एज अ स्टेट अफ इंडिया। ब्रुनाई की राजधानी का नाम बंदर श्री बेगवान है। और ये सुनने के बाद ऐसे लगा ये तो शब्द भारत की हिस्ट्री और माइथोलॉजी के वर्ड्स हैं। सेम बाली के अंदर भी आज भी रामायण का मंचन होता है। उसका ये मतलब नहीं कि भारत उन क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य चाहता है, लेकिन ये सच्चाई है। भारत बहुत ही समग्र था। समय समय पर विदेशी इन्वेडर्स के आने से भारत के टुकड़े होते गए, और आज के परिप्रेक्ष्य में जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं, जो यूनाइटेड नेशंस भी रिकॉग्नाइज करता है, और हम इंडिपेंडेंट, सोवरन, डेमोक्रेटिक नेशंस के कारण भी जिनको रिकॉग्नाइज करते हैं, उनमें आदान प्रदान या उनको ज़बरदस्ती, जोर ज़बरदस्ती कर कर लेने का अधिकार किसी का नहीं है। वॉट एवर इज देयर एक्सेप्टेड। हाँ, हमारे मन में टीस जरूर है। अफगानिस्तान से इंडोनेशिया तक जो एक भारत था, विशाल भारत था, जिसके टुकड़े टुकड़े हो गए, आज भी वो भारत अपने छिन भिन्न भाइयों से एक होने की गुहार करता है। हम नहीं चाहते हम जो पहले हो गया, जो खून खराबा हुआ, जो लड़ाई झगड़े हुए, जो इन्वोडर्स भारत में आए। डीपीएम चित्रबहादुर केसी यहाँ आउनुभएको थियो कार्यक्रम र भन्नुभयो कि तपाईहरु हाम्रो देश टुक्राउन चाहनुहुन्छ, भारत नेपाल टुक्राउन चाहन्छ र कम्तीमा तराईलाई लग्न चाहन्छ। तपाईहरुको डिजाइन त्यही हो। देखिए, मैं किसी भी नेपाल के वरिष्ठ राजनेता के किसी भी कथन पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन उनके इस रिपोर्टेड स्टेटमेंट के ऊपर बहुत से नेपाली नेताओं ने उसको अनफॉर्चुनेट कहा था। और मैं ये मान के चलता हूं कि नेपाल और भारत के राजनेताओं को अपने शब्दों पर, अपनी वाणी पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शब्द दुश्मन को दोस्त बनाते हैं और दोस्त को दुश्मन बनाते हैं। इसलिए वी ऑल हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस in whatever we say as politicians, because it is not a statement by a politician, it is a statement by a intellectually inclined Nepali statesman, और उसका बहुत दूरगामी परिणाम होते हैं। ऐसी स्टेटमेंट्स देने से हमें डिसिस्ट करना चाहिए। और मैं दोबारा
आपके इस प्रश्न के उत्तर में ये ज़रूर कहना चाहूँगा, वी वॉन्ट स्ट्रॉन्ग नेपाल, स्टेबल नेपाल, डेमोक्रेटिक नेपाल, पीसफुल नेपाल, progressive Nepal, where India and Nepal hand in hand tread on the path of development. We want such promises from heart, not from mouth only. देखिए, जब शब्द निकलते हैं और शब्द जब निकलते हैं तो वो एक्शंस को मोटिवेट करते हैं। शब्द अच्छे निकलेंगे, अच्छा वातावरण बनेगा। अगर नेगेटिव शब्द निकलेंगे, नेगेटिव वातावरण बनेगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, हियर पॉजिटिव, और अगर आपका दिल भी धड़के तो वो भी पॉजिटिव धड़के। आशा गरौँ नेपाल भारतको सम्बन्ध पोजिटिभ रूपमा अगाडि बढ्छ र हामी भाइ भाइ हुन सक्छौँ, न कि ठुलो दाइ र सानो भाइ। थ्याङ्क यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।